ओके, सो हमने डिफ्यूशनिज्म स्टार्ट कर दिया है। हमने लास्ट वीडियो में डिफ्यूशनिज्म का जो मेन पॉइंट्स है, डिफ्यूशनिज्म क्या है और उसके मेन मेन पॉइंट्स हैं, वो देख लिए हैं। इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे विद डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट अंडर डिफ्यूशनिज्म। सो डिफ्यूशनिज्म रोज इन द अर्ली 20th सेंचुरी। सो लेट 19th सेंचुरी में 1850, स्पेशली 1860, 70, 80, 90 ऐसे करके, वो दैट वाज द टाइम ऑफ क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट। उनको क्रिटिसाइज करते करते अर्ली 20th सेंचुरी में, यानी 1900s के बाद डिफ्यूशनिज्म का उदय हुआ, क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म को क्रिटिसाइज करते करते। और इन्होंने बोला कि मैन जो है वो हर जगह पैरेलल इन्वेंशन नहीं करता। मैन इज नॉट एन इन्वेंटर, मैन इज मोर ऑफ एन इमिटेटर। इन्वेंशन कहीं से मिल जाए तो उसको कॉपी करता है। इन्वेंशन बहुत कम लोग करते हैं, ज्यादातर लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट, ब्रिटिश, जर्मन, अमेरिकन, इसको हम जर्मन ऑस्ट्रियन भी कह सकते हैं। उस टाइम पे जर्मनी और ऑस्ट्रिया एक ही हुआ करते थे। सो जर्मन, ऑस्ट्रियन, अमेरिकन और ब्रिटिश। ब्रिटिश में जो इंपॉर्टेंट नाम है, जीई ग्राफ्टन एलियट स्मिथ, डब्ल्यू जे पेरी, डब्ल्यू एच आर रिवर्स। जर्मनी में रैथजल, फ्रोबेनियस, ग्रेबनर, स्मिथ। और अमेरिकन में बोआज, विजलर एंड क्रोबर। बोआज का डिफ्यूशनिज्म में नाम आता है क्योंकि इन्होंने भी बोला था कि क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट को क्रिटिसाइज किया था कि हर जगह पैरेलल इन्वेंशन नहीं होता है, कल्चर स्प्रेड करता है थ्रू डिफ्यूजन। हाउएवर, इन्होंने डिफ्यूजन को लेके कोई थ्योरीज नहीं दी हैं। इनका कोई मेन कंट्रीब्यूशन डिफ्यूजन को लेके नहीं है। इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है जिसको बोलते हैं हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म। हम डिफ्यूजनिज्म के बाद हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म देखेंगे, जो कि फ्रांस बोयस का अपना खुद का स्कूल ऑफ थॉट है, अलग डिफरेंट। हाउएवर, वो अमेरिका में आके उन्होंने पहले डिफ्यूजन के बारे में बात किया था, और फिर उनके जो छात्र थे, उनके स्टूडेंट्स विजलर और क्रोबर, इन्होंने काम किया काफी डिफ्यूजन के ऊपर। तो बोयस का नाम भी यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं, बट बेसिकली बोयस का जो स्कूल ऑफ थॉट है वो हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म है, जो कि हम बाद में देखेंगे। अच्छा, सो कॉमन अजम्पशंस मैं लास्ट क्लास में बोल चुका था, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। कॉमन अजम्पशंस, वेदर इट इज ब्रिटिश स्कूल, जर्मन स्कूल और अमेरिकन स्कूल, तीनों का ये मानना है कि यूनिलीनियर प्रोग्रेस, यूनिलीनियर सिक्वेंशियल डेवलपमेंट, स्टेज आफ्टर स्टेज ऊपर की तरफ हमेशा इंप्रूवमेंट, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। और साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, हर जगह इंसान का दिमाग एक ही तरह से सोचता है, ऐसा भी नहीं होता है। ह्यूमंस इन्वेंशन कम करते हैं, कॉपी ज्यादा करते हैं, इमिटेट ज्यादा करते हैं। इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस एक या दो जगहों पर ही होती हैं और वहां से भी चारों तरफ फैल जाती हैं। इसको कहते हैं कल्चरल डिफ्यूजन। अब हम एक एक करके स्कूल देखेंगे। सबसे पहले ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट, ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म। ब्रिटिश स्कूल में पहला बंदा ग्राफ्टन एलियट स्मिथ, जीई स्मिथ। ये एक एनाटोमिस्ट थे। एनाटोमिस्ट मतलब बेसिकली बायोलॉजी के स्टूडेंट थे। ये घूमने गए इजिप्ट। इजिप्ट घूमने गए तो उन्होंने देखा वहां पे पिरामिड। पिरामिड देख के बहुत इंप्रेस हुए, और इनको लगा कि यार, क्या कमाल का चीज बनाया है ये इजिप्ट वालों ने। फिर उन्होंने देखा कि हाँ, इजिप्ट में और भी बहुत कुछ था। पास्ट में कई हजार साल पहले वो खेती कर रहे थे, एग्रीकल्चर, सिटी, सिटी लाइफ, राइटिंग, ट्रेड, कॉमर्स, रिलीजियन, बरियल प्रैक्टिसेस, सब कुछ था वहां पे। तो इन्होंने देखा, बोला अरे तो गजब है, तो बहुत आगे थे इजिप्ट वाले, लगता है इजिप्ट वालों ने सब कुछ इन्वेंट किया और बाकी लोगों ने कॉपी किया। फिर उन्होंने थोड़ा सा दिमाग दौड़ाया तो उनको याद आया, अरे हाँ, हमारे यहाँ पे इंग्लैंड में जो मेगालिथिक बरियल्स मिलते हैं, मेगालिथिक बरियल्स भी पिरामिड के जैसे ही थोड़े थोड़े होते हैं। अगर हम इमेज देख लें मेगालिथिक बरियल्स का, एक बार देख लेते हैं। इंग्लिश मेगालिथिक बरियल्स, इंग्लिश मेगालिथिक बरियल्स का इमेजेस देखा जाए, सो बेसिकली कुछ इस तरह से एक टापू के जैसा छोटा सा ऊंचा सा, जिसके अंदर बरी करते थे। इंग्लिश मेगालिथिक बरियल, तो इनको लगा कि अरे इंग्लिश मेगालिथिक बरियल भी तो लगता है पिरामिड से कॉपी किया हुआ है। ठीक है। फिर उन्होंने सोचा कि अच्छा, बालिनीज टेम्पल्स, बाली में जो टेम्पल्स होते हैं, अच्छा ये भी तो पिरामिड शेप के लग रहे हैं, लगता है ये भी पिरामिड से चोरी चोरी किया हुआ है, पिरामिड से कॉपी किया हुआ है। अच्छा, जापानीज पगोडाज, अरे जापानीज पगोडाज भी तो ऐसे ही ऊपर से नीचे की तरफ ट्रायंगल टाइप्स, लगता है ये भी पिरामिड से चोरी किया हुआ है। अच्छा, ओके, उसके बाद और क्या क्या है? मायन पिरामिड्स,
अमेरिकन इंडियन बरियल माउंट्स, जो अमेरिकन ट्राइब्स थी, अमेरिकन इंडियन बरियल माउंट्स। अरे ये भी पिरामिड जैसा दिख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मयन पिरामिड्स, ये तो पूरा पिरामिड जैसा ही दिख रहा है इजिप्ट का, ठीक है। तो उनको लगा अरे ये सारे के सारे जो हैं, ये लगता है सारे के सारे इन्होंने इजिप्ट से आइडिया चोरी कर लिया है। इजिप्ट में सबसे पहले ऐसा हुआ और बाकी लोगों ने कॉपी किया, ठीक है। तो अ, इन्होंने थ्योरी दिया कि एक टाइम था जब दुनिया में हर जगह आदमी नंगा भूखा घुमा करता था। न उसके पास कपड़े थे, न उसको खेती आती थी, नो क्लोथ्स, नो एग्रीकल्चर, नो एनिमल डोमेस्टिकेशन। ना लिखना आता था, ना उनको रिलीजन का कुछ पता था, ना उनको बरियल प्रैक्टिसेस पता थी, ना उनका कोई सिविलाइज, कुछ नहीं था उनके पास। इसको स्मिथ ने बोला कि दिस इज कॉल्ड नेचुरल मैन। ये प्रकृति में घूमने वाला नेचुरल आदमी, बिना कपड़े के, नंगा सा। फिर ग्रेजुअली क्या हुआ कि अराउंड 4000 बीसी इजिप्ट के लोगों ने खेती बाड़ी सीख लिया। दे इन्वेंटेड एग्रीकल्चर। और फिर एग्रीकल्चर जब होता है तो फिर एग्रीकल्चर से क्या होता है, लोग एक जगह पे बस जाते हैं खेती करते करते, क्योंकि फिर घूमना फिरना बंद हो जाता है, बिकॉज फसलों को बचाना है। तो फिर जानवर पाल लेते हैं, एग्रीकल्चर कर लेते हैं, तो एक जगह सेटल कर जाते हैं, तो विलेज बन जाता है। विलेज में काफी अनाज पैदा हो रहा है, तो कुछ लोग हैं जिनके पास फ्री टाइम है, बैठे हुए हैं, वेले बैठे हुए हैं, टाइम है, क्या किया जाए, खेती बाड़ी नहीं करके वो कुछ और करने लगते हैं। तो वो आर्ट एंड क्राफ्ट बनाने लगते हैं, वो पॉलिटिकल थॉट सोचने लगते हैं, वो रिलीजियस थॉट सोचने लगते हैं। तो आस्ते आस्ते रिलीजियन, पॉलिटिकल थॉट, फिलोसफी सब पैदा होता है। ट्रेड एंड कॉमर्स पैदा होता है। आस्ते आस्ते विलेज शहर में बदल जाता है। एक सिविलाइजेशन आ जाती है, राइटिंग सिस्टम डेवलप हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, बरियल प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग। सो बहुत सारे स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, कोई प्रीस्ट है, कोई कोई वुड कटर है, कोई स्टोन का काम कर रहा है, कोई पेंटिंग बना रहा है। सो इस तरह से एक पूरा सिविलाइजेशन डेवलप हो जाता है एग्रीकल्चर डेवलप होने के बाद। सो इजिप्ट में जब ऐसा हो गया तो इजिप्ट का इंसान बन गया कल्चरल मैन। अब वो नेचुरल मैन नहीं रहा, वो कल्चरल मैन हो गया। उसके पास सभ्यता आ गई, वो कल्चर्ड है, उसके पास विलेज, सिटीज, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल सिस्टम, रिलीजियन, एडुकेशन, राइटिंग, सब कुछ है उसके पास। इजिप्ट में ये बंदा कल्चरल मैन बहुत कुछ बनाते बनाते उसके पास रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो गया। इतना सारा पिरामिड बनाया कि रॉ मटेरियल कम पड़ गया। अब रॉ मटेरियल कम पड़ गया तो रॉ मटेरियल की खोज में वो दुनिया में चारों तरफ निकला, अपने पानी के जहाज में बैठ के। और जब इजिप्शियन मैन चारों तरफ गया, जहां भी गया उसने अपनी आइडियाज प्लांट कर दी। वेर एवर इजिप्शियन कल्चरल मैन वेंट, वहां पे उसकी आइडियाज उन्होंने उसने डिस्ट्रीब्यूट की। सो आस्ते आस्ते इजिप्ट की आइडियाज थ्रू कल्चरल मैन डिफ्यूज हुई, और हर जगह नेचुरल मैन को कल्चरल मैन का आइडिया मिला, और नेचुरल मैन भी कल्चरल मैन बन गया, और आस्ते आस्ते सबने इजिप्ट का आइडिया कॉपी करके सबने सिविलाइजेशन डेवलप कर लिया। बहुत फनी है ये, इसीलिए इसको कहते हैं पैन इजिप्शियन स्कूल। उनका जो थॉट है कि सिर्फ इजिप्ट इज द ओनली सेंटर ऑफ इन्वेंशन, ओनली सेंटर ऑफ कल्चर, बाकी सबने कॉपी किया है। तो इसको कहते हैं पैन इजिप्शियन स्कूल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेलियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक मतलब इजिप्शियन कल्चर को सेंटर मानते हुए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सट्रीम डिफ्यूजनिज्म, ठीक है, एक्सट्रीम डिफ्यूजनिज्म। एंड अब अगर किसी को, कोई स्मिथ को पूछता कि ठीक है, अगर सबने इजिप्ट से कॉपी किया तो फिर सारे कल्चर्स इतने अलग क्यों हो गए हैं आज, सारे के सारे कल्चर्स इजिप्ट के जैसे ही क्यों नहीं है। तो अगर स्मिथ की जगह पे कोई क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट होता, टाइलर को पूछा जाता या मॉर्गन को पूछा जाता कि कल्चर्स डिफरेंट क्यों हैं, तो वो क्या बताते। वो बोलते कि देखो सारा कल्चर इन्हीं तीन स्टेज से गुजरते हैं: सैवेजरी, बारबेरिज्म और सिविलाइजेशन। अगर दो कल्चर्स एक जैसे नहीं है, क्योंकि सारे कल्चर्स को जाना इन्हीं तीन स्टेज से, तो दो कल्चर्स अगर सिमिलर नहीं है, इसका मतलब दो दोनों अलग अलग स्टेज पे हैं। एक सैवेजरी में होगा, दूसरा बारबेरिज्म में होगा। एक सैवेजरी में होगा, दूसरा सिविलाइजेशन में होगा। या एक सिविलाइजेशन में होगा, एक बारबेरिज्म में होगा। वो अलग अलग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में है, उसीलिए अलग दिख रहे हैं। जाना सबको एक ही जगह है। ऐसा एक्सप्लेनेशन होता है क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट का। लेकिन स्मिथ को अगर पूछा जाता है कि भाई आपने बोला कि हर कोई इजिप्ट से ही निकला है, तो फिर डिफरेंसेस क्यों, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इजिप्ट से ही सारे आइडियाज निकले थे। तो स्टार्टिंग में सारे के सारे इजिप्ट जैसे ही थे, सब सिमिलर थे। फिर बाद में आस्ते आस्ते दूसरे कल्चर्स डीजेनरेट कर गए। सो कल्चर्स डीजेनरेट कर गए, उनका डेवलपमेंट खत्म हो गया, वो
डिक्लाइन कर गए, उसके चलते डिफरेंसेस आ गए। डिफरेंसेस आए बिकॉज बाद में कल्चर्स डिजेनरेट कर गए, डिक्लाइन कर गए, इजिप्ट के आइडियाज उन्होंने खो दिए। इसीलिए आज कल्चर, सारे के सारे कल्चर्स इजिप्ट जैसे नहीं दिखते, वो डिफरेंट दिखते हैं। ये थे ग्राफ्टन एलियट स्मिथ। सो इनको कहते हैं एक्सट्रीम डिफ्यूजनिज्म। अच्छा। ओके। उनके चेले, एलियट स्मिथ के चेले थे डब्ल्यू जे पेरी। वो उनके शिष्य थे, भक्त थे। तो वो अपने गुरु की बात कैसे टाल सकते थे? तो उन्होंने बोला कि मेरे गुरु स्मिथ ने जो बोला है वो 100% शत प्रतिशत सही है, ऐसा ही हुआ है। सारे दुनिया वाले नंगा घूमा करते थे, इजिप्ट वाले ही सिर्फ कपड़े पहनते थे। और उन्होंने बाकी लोगों को भी कपड़ा पहनना सिखा दिया। उनमें उन्होंने अपनी गुरु की बात में एक और बात ऐड कर दिया कि हम एक और चीज ऐड करेंगे गुरु जी, मुझे भी एक आइडिया है मेरे पास। आपने सब कुछ बोला, आपने ये नहीं बताया। वो मैं बता दूंगा कि जो आज सूरज की पूजा होती है, आप जापान में जाइए, भारत में जाइए, अगर एंशियंट यूरोप में भी जाएंगे तो बहुत सारे कल्चर्स थे जो सन की पूजा करते थे, सूरज की पूजा। चाइना में भी होती है। तो सन की जो, सूर्य की जो पूजा होती है हर जगह दुनिया में, ये भी शुरुआत इजिप्ट में ही हुई थी। और इजिप्ट से बाकी लोगों ने कॉपी कर लिया। इजिप्ट से बाकी लोगों ने कॉपी कर दिया, इजिप्ट में ही ये होती थी। सो पेरी और स्मिथ जो हैं, इनको कहते हैं एक्सट्रीम डिफ्यूजनिस्ट या पैन इजिप्शियन, पैन इजिप्शियनिस्ट। ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट में थोड़े एक सेंसिबल बंदा, थोड़ा सा प्रॉपर सेंस वाली बातें करने वाला बंदा है डब्ल्यू एच आर रिवर्स। डब्ल्यू एच आर रिवर्स भी ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट में ही थे। लेकिन हम इनको पैन इजिप्शियन या इनको एक्सट्रीम डिफ्यूजनिस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि इन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि इजिप्ट ही एकमात्र था जो कपड़ा पहनता था, बाकी सब नंगे थे और इजिप्ट ने सबको सिखाया। वो ऐसा नहीं कहते थे। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि सबने इजिप्ट से कॉपी किया है एंड इजिप्ट वाज द ओनली सेंटर। तो ये इजिप्ट को नहीं मानते थे ओनली सेंटर, बट ये भी मानते थे कि डिफ्यूजन होता है कुछ जगह पे। लोग इन्वेंट करते हैं वेरी फ्यू प्लेसेस में, और फिर बाकी वो आइडिया सब जगह फैल जाता है। सो डिफ्यूजन के बहुत बड़े स्कॉलर थे डब्ल्यू एच आर रिवर्स। फील्ड वर्क इनकी स्पेशलिटी थी। ये एक मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट थे, डॉक्टर थे। ये एक फील्ड वर्क में गए, टॉरेस स्ट्रेट। वो जो एक्सपेडिशन था, वो जो ट्रिप था, वो लीड कर रहे थे एसी हेडन। आप लोग एज अ होमवर्क थोड़ा रीड कीजिए एसी एसी हेडन के बारे में। एसी हेडन कौन थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है एंथ्रोपोलॉजी में। सो एसी हेडन लीड कर रहे थे उस ग्रुप को, उसमें ये भी गए। और वहां पे जाके इनको इतना मजा आया कि इन्होंने सब कुछ छोड़ के एंथ्रोपोलॉजी पकड़ लिया। वहां पे जाके इन्होंने अपने मेडिकल साइंस का इस्तेमाल किया। वहां पे जाके जीनियोलॉजी स्टडी करके उन्होंने वहां पे जो डिजीज है या फिर वहां पे जो मेडिकल प्रॉब्लम्स है उनको स्टडी किया कि फैमिली में कैसे ये डिजीज फ्लो करता है। आपके फादर था को था कि नहीं, आपके ग्रैंडफादर को था कि नहीं, ऐसे करके फैमिली ट्री बना के स्टडी करना। उन्होंने साइकोलॉजिकल स्टडीज भी की। वहां के लोगों को पूछा कि ठीक है, आप सामने देखिए, आप आकाश को देख के आपको क्या लगता है, क्या मन में आता है? आपको समुद्र का पानी देख के आपके मन में क्या आता है? लोगों को ओपन एंडेड सवाल पूछना, ताकि वो एक्सप्रेस करें कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे वैसा लगता है। उससे उनके दिमाग की हालत की जरूरत, दिमागी हालत का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को काले काले बादल वाला आकाश दिखा के बोलूं कि क्या लग रहा है तुमको, देख के कुछ बोलो, तो बोलेगा अरे यार फिर से बारिश, उफ, कपड़े नहीं सूखेंगे यार। तो उस बादल को देख के एक बंदा ऐसे बोलेगा, और एक दूसरा बंदा बोलेगा अरे वाह क्या मौसम है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, चलो नाचते हैं। सो कोई बंदा खुश हो जाएगा सेम चीज को देख के। सो उनसे उनका जो साइकोलॉजी उसको मालूम चलता है कि एक बंदा बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड वाला है, एक बहुत नेगेटिव एटीट्यूड वाला है। सो इस तरह की साइकोलॉजिकल स्टडीज, साइको एनालिटिकल स्टडी जाके उन्होंने की थी टॉरेस स्ट्रेट में। उन्होंने वहां पे मेडिकल टेस्ट भी किए थे उनके आई साइट को लेके, उनके दूसरी चीजों को लेके। सो इनका फील्ड वर्क थोड़ा सा बायोलॉजिकल, थोड़ा साइंटिफिक था। और बट उन्होंने और भी फील्ड वर्क किया, कल्चरल एलिमेंट्स को लेके भी फील्ड वर्क किया था। उन्होंने पहले टॉरेस स्ट्रेट में गए थे, उसके बाद टोडास को स्टडी किया, उसके बाद मेलानेशियन को स्टडी किया। टोडास कहाँ पे? इंडिया के नीलगिरी हिल्स में यू गेट टोडा ट्राइब्स। और मेलानेशियंस कहाँ पे मिलेंगे? मेलानेशियन ट्राइब्स आपको मिलेंगे, अगर हम देखें तो ये है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे नीचे तस्मानिया, थोड़ा दूर पे है न्यूजीलैंड, और ये जो है यहाँ पे इसके ऊपर में पपुआ न्यू गिनी, और आसपास में बहुत सारे आइलैंड्स हैं। सो ऑस्ट्रेलिया के सारे एबोरिजिन जो है, ऑस्ट्रेलिया के ट्राइबल्स, पपुआ न्यू गिनी के ट्राइबल्स, और आसपास के सारे आइलैंड्स में फैले हुए ट्राइबल्स,
जो कि यूजुअली डार्क स्किन थे। यूजुअली डार्क स्किन, मेलानेशिया कम्स फ्रॉम द वर्ड मेलानिन, मेलानिन ज्यादा होने से लोग डार्क होते हैं, उनको मेलानेशियंस कहते हैं। ठीक, इस एरिया को मेलानेशिया कहते हैं और यहाँ के ट्राइबल्स को मेलानेशियन कहते हैं। मैंने स्किन कलर का बात क्यों किया, क्योंकि यहीं पे पास में न्यूजीलैंड और उसके पास के आइलैंड में थोड़े फेयर स्किन्ड ट्राइबल्स रहते हैं, जो कि एशिया से माइग्रेट करके आए थे। ये मेलानेशियंस अफ्रीका से माइग्रेट करके आए थे, और वहीं पे बगल में दूसरे टापू समूह हैं, इंक्लूडिंग न्यूजीलैंड के माओरीज और दूसरे ट्राइब्स, जिनको हम कहते हैं पॉलिनेशियंस। पॉलिनेशियंस। सो पॉलिनेशियंस और मेलानेशियंस में क्या डिफरेंस है, आप थोड़ा स्टडी कर लीजिए। पॉलिनेशियंस एशियन ओरिजिन के हैं, मेलानेशियंस अफ्रीकन ओरिजिन के हैं, आसपास में रहते हैं पैसिफिक ओशन में, बट दे आर वेरी डिफरेंट, उनका कल्चर से बहुत डिफरेंट है। सो जो WHR रिवर्स है, उन्होंने पहले स्टडी किया टॉरेस स्ट्रेट। टॉरेस, देखिए टॉरेस स्ट्रेट भी इसी यही है, दिस इज कॉल्ड टॉरेस स्ट्रेट। ये जगह जो है, दिस इज टॉरेस स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है, दो लैंड मास के बीच में जो पतला सा वाटर बॉडी होता है उसको स्ट्रेट कहते हैं, STRAIT। सो टॉरेस स्ट्रेट में पहले आए थे वो, तो यहाँ पे स्टडी किया, उसके बाद फिर इंडिया में आके नीलगिरी हिल्स में टोडास को स्टडी किया, फिर वो वापस यहाँ पे गए मेलानेशिया में, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन और पपुआ न्यू गिनी के ट्राइब्स को स्टडी करने के लिए। ये उनका फील्ड वर्क का इतिहास है। और मेलानेशिया में उनको 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बरियल प्रैक्टिसेस दिखाई दी। एक छोटे से एरिया के अंदर देखा कि 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बरियल प्रैक्टिसेस, जो डेड उनके सोसाइटी में जो मर जाते थे उनको दफनाने की 5 डिफरेंट प्रैक्टिसेस उन्होंने देखे। तो उन्होंने एज्यूम किया कि ये जो ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिन्स हैं, जो यहाँ के मेलानेशियंस हैं, ये इतने इन्वेंटिव तो है नहीं, इतना उनका दिमाग चलता नहीं है कि ये 5 तरह की बरियल प्रैक्टिसेस इन्वेंट कर सकें। सो ऑफ कोर्स इन्होंने सारा इन्वेंट नहीं किया है, तो कुछ तो बाहर से आया है। सो सम पीपल हैव माइग्रेटेड फ्रॉम आउटसाइड एंड दे हैव ब्रॉट दीज बरियल प्रैक्टिसेस। कुछ लोग बाहर से माइग्रेट करके आके ये बरियल प्रैक्टिसेस लाए हैं। दिस इज डिफ्यूजन। ठीक है, यहाँ पे एक चीज देखो, दिस सिमिलैरिटी ऑफ एजम्पशन कि एबोरिजिनल्स को नहीं आता था कुछ, एबोरिजिनल्स उतने इन्वेंटिव नहीं थे, उनके पास उतना आइडिया नहीं आ सकता, आइडिया कोई बाहर से लेके आएगा। दिस इज वेरी सिमिलर टू जो स्मिथ ने बोला था रिगार्डिंग ब्रिटिश बरियल माउंट्स। स्मिथ ने क्या बोला था कि जो इंग्लैंड में, सो दिस गाय स्मिथ इज फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड के थे, लेकिन इंग्लैंड के ही मेगालिथिक बरियल्स को देख के उन्होंने बोला कि यार मेरे जो एंसेस्टर्स थे इंग्लैंड वाले, वो तो बेवकूफ थे। देवर, उनको बोलते हैं ड्रुइड्स, एक ट्राइब थी एंशियंट ड्रुइड्स। तो उन्होंने बोला कि इंग्लैंड में जो ड्रुइड्स ट्राइब थे जिन्होंने मेगालिथिक बरियल बनाया, ये तो यार बेवकूफ थे, इनको नहीं आता रहा होगा। ऑब्वियसली इजिप्ट से कोई आके इनको आइडिया देके गया, समवन केम फ्रॉम इजिप्ट टू गिव देम द आइडिया, क्योंकि स्मिथ ने अज्यूम किया कि द्रुइड्स को नहीं आता होगा ये बरियल बनाने। सिमिलरली रिवर्स एज्यूम कर रहे हैं कि मेलानेशियंस को 5 डिफरेंट बरियल प्रैक्टिसेस नहीं आती होगी, किसी ने आके उन्हें बताया होगा, दिया होगा वो एज अ डिफ्यूजन। सो ये देखिए इनका जो एजम्पशन है कि एंशियंट मैन जो था वो इन्वेंशन कर ही नहीं सकता था, उसके पास इन्वेंशन बहुत रेयरली कोई इन्वेंट करता था, बाकी लोग सब कॉपी करते थे। तो ये एक इनका मेन क्रिटिसिज्म है जो हम देखेंगे। WHR रिवर्स ने डिफ्यूजन का जो मेन पॉइंट है वो WHR रिवर्स ने ही दिया था। जो हमने पहले देखा कि मैन इज अनइन्वेंटिव, मैन मोस्टली इन्वेंटिव नहीं होता है, इन्वेंशन नहीं करना पसंद करता है, वो अगर कुछ मिल जाए फोकट का तो उसको कॉपी करना पसंद करता है, अगर मिल रहा है फोकट में तो क्यों हम फिर आविष्कार करने जाए। ये है मैन का एटीट्यूड एज पर रिवर्स। कल्चर जो होता है वो माइग्रेशन और डिफ्यूजन से स्प्रेड होता है। सो माइग्रेशन, लोग माइग्रेट करके एक जगह से दूसरे जगह जाके बस जाते हैं, वो अपना वो कल्चर लेके चले जाते हैं, या इधर उधर लोग आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो डिफ्यूजन हो जाता है, तो कल्चरल ट्रेड स्प्रेड करते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, जब डिफ्यूजन में कल्चर स्प्रेड करता है तो कल्चर, कुछ कल्चर्स डिजेनरेट भी कर जाते हैं, कुछ चेंज हो जाते हैं और कुछ डिसअपियर भी हो जाते हैं। सो उन्होंने बोला कि कल्चर हमेशा प्रोग्रेस ही नहीं करता, कल्चर कभी कभी स्प्रेड होने में, अगर एक जगह से दूसरे जगह जाते जाते कल्चरल बहुत सारे एलिमेंट्स चेंज हो जाते हैं, दे गेट चेंज्ड। जो नया सोसाइटी है जिसने उसको कॉपी किया उसको कुछ मॉडिफिकेशंस ला देता है, तो चेंज आता है। कुछ कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं वो डिजेनरेट कर जाती हैं, पहले से खराब हो जाती हैं, पहले जैसी नहीं रहती। ठीक है, एंड कुछ कुछ प्रैक्टिसेस टोटली लॉस्ट हो जाती हैं, कुछ कुछ कल्चरल ट्रेड्स पूरी तरह से लॉस्ट हो जाते हैं, खो जाते हैं, लोग एकदम खो देते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि
जो उन्होंने ये बताया कि जो ये आपके मेलानेशियंस थे, कुछ मेलानेशियन ट्राइब्स में उन्होंने देखा, कुछ मेलानेशियन आइलैंड्स पे देखा कि उन्हें बोट बनाना नहीं आता है। कनू कनू वहाँ का एक बोट होता है, लोकल बोट छोटा सा। तो उन्होंने देखा कि अ, उन्होंने देखा कि वहाँ के कुछ आइलैंड्स पे लोगों को बोट बनाना नहीं आता है, लेकिन वहाँ पहुंचे कैसे वो? ऑब्वियसली उनके एंसेस्टर्स पानी में वहाँ पे आए कैसे? वो बोट से ही वहाँ पे आए होंगे। तो बोट से उन आइलैंड्स पे पहुंचे। उसके बाद जब उनको वहाँ पे सब कुछ मिल गया उस आइलैंड पे, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, खत्म हो गई बाहर जाने की ज़रूरत, तो आस्ते-आस्ते इन्होंने बोट बनाना छोड़ दिया और आस्ते-आस्ते बोट बनाना भूल ही गए। सो कुछ-कुछ कल्चरल एलिमेंट्स कभी-कभी टोटली लॉस्ट भी हो जाते हैं, खो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये है डब्ल्यूएचआर रिवर्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब थोड़ा क्रिटिसिज़्म। पहला क्रिटिसिज़्म कि ये इनका थॉट्स बहुत एक्सट्रीम है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो इमेजिन कर ले रहे हैं कि प्रिमिटिव मैन को कुछ नहीं आता, वो इन्वेंट कर ही नहीं सकता। जैसे कि स्मिथ ने बोला कि इंग्लैंड के जो druids थे, वो इन मेगालिथिक बरियल्स इन्वेंट नहीं कर सकते थे। या फिर रिवर्स ने बोला कि ऑस्ट्रेलियन जो एबोरिजिनल्स थे ऑस्ट्रेलियन, वो 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बरियल प्रैक्टिसेस इन्वेंट नहीं कर सकते थे। इस तरह का असम्पशन इनका एक क्रिटिसिज़्म है। और जब स्मिथ और पेरी जो थे, वो तो यार सिमिलर स्ट्रक्चर देख के अज़्यूम कर लेते थे कि ये तो कॉपी किया गया है। उन्होंने देखा कि बालिनीज़ टेम्पल्स भी ऐसे हैं और पिरामिड भी ऐसे हैं, तो कॉपी किया होगा। इन्होंने सिर्फ़ उसका स्ट्रक्चर देखा, फंक्शन देखा ही नहीं। अगर आप फंक्शन देखो, तो ये जो पिरामिड है, ये बरियल है। यहाँ पे डेड बॉडी को दफनाया जाता है। और जो बाली में जो टेम्पल है, बाली जो है ये टेम्पल है, यहाँ पे भगवान की पूजा होती है। सो बाली में ये स्ट्रक्चर एक मंदिर था, टेम्पल था। और पिरामिड इजिप्ट में ये एक अ, कब्र थी, डेड बॉडी दफनाने की जगह। सो उनका फंक्शन तो टोटली अलग है। सिर्फ स्ट्रक्चर सिमिलर होने से क्या सेम हो जाएगा? ये उनका अजम्पशन गलत था। ठीक है? और इन्होंने कल्चरल ट्रेट्स को इन आइसोलेशन स्टडी किया। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग देख रहे हैं तो सिर्फ बिल्डिंग को ही देख रहे हैं। बिल्डिंग सिमिलर है, तो बिल्डिंग सिमिलर है तो बता दिया कि कल्चर कॉपी हुआ है। बट आपको सिर्फ बिल्डिंग से नहीं होता है, बिल्डिंग के पीछे का आइडिया क्यों बनाया गया? उस सोसाइटी में क्या कोई माइथोलॉजी है, कोई स्टोरी है जिससे इंस्पायर्ड होके ये बिल्डिंग्स बन रही हैं? और भी क्या एलिमेंट्स हैं? फिर क्या उस बिल्डिंग को बनाने के पीछे कोई धार्मिक कुछ रिलिजन है? हिस्ट्री क्या है? सो सब कुछ मिला-जुला के पढ़ना चाहिए, तब समझ में आएगा कि हाँ, डिफ्यूजन हुआ है। आप सिर्फ़ एक एलिमेंट को देख के अगर बोल देंगे कि हाँ, डिफ्यूजन हुआ है, तो ये दिस इज़ गलत, ये रॉन्ग है। दिस इज़ कॉल्ड स्टडीइंग कल्चरल ट्रेट्स इन आइसोलेशन रादर देन एज़ अ कॉम्प्लेक्स व्होल। ये भूल ही गए थे कि सिर्फ़ इजिप्ट नहीं, देयर आर अदर ओल्ड सिविलाइजेशंस, मेसोपोटामिया, ठीक है? उसके बाद मेसोपोटामिया के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाइनीज़ सिविलाइजेशन, कितनी सारी सिविलाइजेशंस थी जो कि उसी टाइम पे कंटेम्परेरी ग्रेट सिविलाइजेशंस थी। ये उनको भूल गए, उनको लगा कि सिर्फ़ इजिप्ट में सिविलाइजेशन थी और कहीं पे कोई सिविलाइजेशन नहीं थी। और इन्होंने कंप्लीटली इग्नोर्ड नॉन मैटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर। ये सिर्फ़ मैटेरियल एस्पेक्ट देख रहे थे। बोट बनाया कि नहीं बनाया, लोगों ने बोट बनाना भूल गए। बरियल प्रैक्टिसेज़ कैसे दफना रहे हैं, बिल्डिंग, पिरामिड, सिर्फ़ मटेरियल चीज़ें, नॉन मटेरियल चीज़ें। ये जो दफना रहे हैं, दफनाने के पीछे का क्या कोई माइथोलॉजी है, कोई फ़ोक टेल है, कोई स्टोरी है, कोई धार्मिक बिलीफ है, जो नॉन मटेरियल इनटैंजिबल एस्पेक्ट्स है, उनको इन्होंने स्टडी नहीं किया। सिर्फ़ टैंजिबल एस्पेक्ट्स जो मटेरियल है, जो जिसको पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, सिर्फ़ उसको स्टडी कर रहे थे। बट अक्सर जो मटेरियल एस्पेक्ट होता है, वो नॉन मटेरियल एस्पेक्ट पे डिपेंड करता है, रिलिजन पे, माइथोलॉजी पे, फ़ोक टेल्स पे। तो इन्होंने जो ये नॉन मटेरियल एस्पेक्ट था, फ़ोक टेल्स, रिलिजन, माइथोलॉजी, इसको स्टडी नहीं किया और टोटली इग्नोर किया इसको। तो दीज़ आर द क्रिटिसिज़म्स ऑफ ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट। यहाँ हमारा ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट खत्म होता है, ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज़्म। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ऑस्ट्रियन, जर्मन और उसके बाद वाले क्लास में हम स्टडी करेंगे अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज़्म। तो हमारा डिफ्यूजनिज़्म हो जाएगा खत्म। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, उनको भी बोलें सब्सक्राइब करने और वीडियोज़ को देखते रहें, नोट्स बनाते रहें। मैं सारा का सारा एंथ्रोपोलॉजी सिलेबस टोटली फ्री में पूरा सिलेबस खत्म करने वाला हूँ। हंड्रेड्स ऑफ वीडियोज़ आपको मिलने वाली हैं फ्री में, गुड क्वालिटी वीडियोज़ विथ लेटेस्ट एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडीज़। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है चंद्रशेखर चौहान एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।